जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज एसएससी जीडी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन जो जीडी एसएससी में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और मेरे साथ आप लोग भी जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। चूंकि है क्या, एसएससी जीडी में पैटर्न जो बदला है वो 25 के बदले 20 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो है आधार वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया है या 22 में पूछा गया है। 23 से जो है 25 क्वेश्चन की जगह पे 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का डाला गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। तो चलिए हम लोग एसएससी जीडी का जो है 2021 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 210 रुपये 80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? है क्या ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चैप्टर का हिसाब है? तो हम लोग जब भी लाभ और हानि की गणना करते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो इस कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य सीपी अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो 210.80 है ना, और गुना 15% की हानि, इसका मतलब है क्या है? 100 की चीज जो हम लोग 85 में बेच देते हैं। यही हमारा हो गया। ठीक है। अब इसको ये दशमलव हटा दीजिए और ये दो जीरो खत्म कर दीजिए। ठीक है। अब इसको काट दीजिए 17 से, तो 17 पचे 85, या 5 से काट रहे हैं तो 5 17 85, 5 चौके 20 है ना, 5 दूनी 10, और फिर जो है 8 उठेगा, 5 एकम 5, 3 8 5 6 30। ये हमारा 42 16 हो गया। अब 17 से काटिए ये, 17 दूना 34, 34 40 दो 42 8, 17 चौके 68 है ना, और 17 अठी 36 से, यानी 248। अब हमारे पास सीपी निकल के जो आया 248। अब उस वस्तु को हम लोग क्या है, 9.5% की लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी अब हम लोग जो है सेलिंग प्राइस ढूंढना है। ये 248 रुपया हमारा जो है उस वस्तु का क्या निकला, तो वो क्रय मूल्य निकला। और हम लोग अब चलते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे कितने पे, तो 9.5% का लाभ चाहिए। तो 248 रुपये की चीज हमको बेचना है कितना, 109 रुपये 50 पैसे में। 109 रुपये 50 पैसे में हमको बेचना है। 9.5% का मतलब 109 रुपया 50 पैसा, और बटे 100। ठीक है। अब चलिए, अब इसको देखिए, ये दशमलव से दो जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है। अब काटिए। अब जो है यहाँ पे काटने का काम करते हैं हम लोग। 5 दूनी 10, दो जीरो है ना, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 4 9 5 नमा 45, 219। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, दो से एक बार और काट लेते हैं। दो एकम दो, दो जीरो का जीरो, बाकी बात दो एकम दो, दो दूनी 4, दो चौके 8। अब जो है देखिए गुना भाग करना है आपको, तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या होगा, 4 नमा 36। इकाई का अंक देखिए ये 9 है, 9 चौके 36। लास्ट का जो इकाई का अंक हमको मिलेगा 6 मिलेगा, और दशमलव के बाद यहाँ दो जीरो है तो दशमलव के बाद हमको दो अंक मिलेगा, है ना, दशमलव के बाद दो अंक मिलेगा। यहाँ पे कोई भी चीज एक अंक और आएगा, तो लास्ट में इकाई का अंक जो आएगा हमारा 6 आएगा। तो लास्ट में इकाई का अंक ऑप्शन में 6 आपका बी नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से हम लोग जो है लास्ट में जो है गुना भाग नहीं करेंगे, लास्ट में ऑप्शन को देख करके हम लोग मार देंगे। अगर कोई दूसरा चीज और रहता, 6 के बाद दो, 6 दो जगह इकाई में रहता, तब हम लोग जो है उसको गुना भाग करते, और नहीं तो यहाँ पे जो है लास्ट में इकाई का अंक हम लोग चेक करेंगे। 9 चौक 36, इकाई का अंक 6 आपको लास्ट में मिलेगा। उसके आगे दशमलव के बाद दो अंक लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे दो जीरो है नीचे, इसलिए लास्ट का अंक 6 होगा। इकाई का अंक देख करके हम लोग ऑप्शन मार देंगे बी, यानी 271.56 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑप्शन चेकिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना।
तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 4 घंटे में कितनी दूरी, समय तो हमारे पास है, ये टाइम है हमारे पास, लेकिन चाल हमको चाहिए, यानी 3/7 चाल, तो पहले चाल निकालना होगा। तो चाल बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर हमारे पास क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना है, 235 किलोमीटर, सॉरी 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर हम लोग कितने घंटे में चल रहे हैं, 7 घंटे में चल रहे हैं। ठीक है, तो 7 या 21 3 24, ये हो जाएगा 7 या 21 3 24, 21 और 3 24, 7 पचे 35, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल निकल गया, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो है हम दूरी निकाल देंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हमारा 35 था पहले, लेकिन इसका क्या करेंगे, 3/7, चाल की 3/7 चाल से चलना है, तो चाल की 3/7 चाल से चलेंगे, और समय क्या लगेगा हमारा, 4 घंटा में कितना दूरी हम लोग तय करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये 7 पचे 35, पंत या 15 चौके 60, यानी हम जो है 60 किलोमीटर तय करेंगे। ऑप्शन जो आपको जाएगा सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन कहता है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल रह सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों में ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी, है ना। ये भी टाइम स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें जो है आपको कार और ट्रेन दो की चाल दिया हुआ है, दोनों का चाल जो है आपको निकालना है, एक चाल दिया हुआ है और एक चाल निकालना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए है क्या क्वेश्चन जो कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम लोग ग्राफ के द्वारा देखते हैं, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल रहा है, दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना हो रहा है, ए से यहां से रवाना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कार और ट्रेन दोनों रवाना हो रहा है। ठीक है, और रवाना होता है, और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक जब पहुंचता है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ है 81 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 81 किलोमीटर है, जा रहा है। और कह रहा है क्या, हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट, मतलब ट्रेन जो है ठहरते हुए 12 मिनट ठहरते हुए वो बी पर पहुंचता है, तो कार भी देखता है कि वो भी उसी समय बी पर पहुंच गया, यानी दोनों जो है सेम समय पे पहुंच गया। लेकिन अंतर यही हुआ कि ट्रेन जो है 12 मिनट बीच में ठहरा और कार जो है कहीं पे रुका नहीं, नहीं रुकने के कारण दोनों सेम समय पे पहुंच रहा है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते, क्या आगे निकालना है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल रहा है, तो ट्रेन का चाल, ट्रेन और कार, ठीक है, इसी का चाल का तुलना दिया हुआ, स्पीड क्या है, कार की तुलना में 50% अधिक है, यानी कि ये हमारा क्या है, चाल है। ध्यान दीजिएगा, तो कार अगर 100% चाल से, यानी 100 चाल से चलेगा, तो ट्रेन हमारा क्या चलेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। अगर किलोमीटर में मान लें तो 150 से चलेगा, और कार चलेगा हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये चाल हो गया। अब जानते होंगे, क्या जानते हैं, तो चाल का रिवर्स, चाल का उल्टा हमारा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो ये समय क्या हो जाएगा, 100 घंटा, और ये हमारा समय हो जाएगा 150 घंटा, है ना। मतलब अगर ट्रेन 150 किलोमीटर से चलेगा, प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 100 घंटा समय लेगा, और अगर कार चलेगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 150 घंटा समय लेगा। अब आइए इसका रेशियो हम लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। 1 0 खत्म, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी 2:3। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है सेम समय में ए से चल रहा है और बी तक पहुंच रहा है, सेम समय में जो है पहुंच रहा है। लेकिन है क्या, ये 12 मिनट जो है ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय 12 मिनट रहा, तो यानी कि ट्रेन और जो है तो डिफरेंट हमारा रहा 12 मिनट का रहा, है ना। 12 मिनट का डिफरेंट रहा, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेन और जो है कार के समय का जो अंतर जो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ क्या है, 2 में से 3 गया 1, यानी 1 का मतलब जो है 12 आपके पास दिया हुआ है, इसलिए 3 का मतलब 3 गुने 12 यानी कि 36 मिनट। ठीक है, और 2 गुने 12 यानी कि 24 मिनट। इससे रिजल्ट ये निकला कि ट्रेन हमारा चला कितना, 24 मिनट, 12 मिनट वो रुका हुआ रहा, और बाकी यानी ठहराव रहा, कहीं कहीं ना स्टेशन पे रुका तो वो 12 मिनट रुका, और ये 36 मिनट जो है कार चलते रहा। तो यानी कि कार का जो स्पीड हम लोग निकालेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, 81 किलोमीटर, तो कार का स्पीड जो हमारा दूरी हो गया 81,
और जो है 36 मिनट, चूंकि क्या पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 36 मिनट है ये। मिनट को हम लोग 60 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर में 60 से गुना कर दीजिए, ये कार का हमारा स्पीड यानी कि चाल निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 दह 60, 6 छक 36, है ना। अब ये 6 से काट दीजिए और कटेगा, 2 से काट दीजिए पहले, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 27 तिया 81, 27 पचे 135, यानी कि हमारा कार का जो चाल था जो है कितना था, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे है क्या, दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। देखिए यहाँ पे है क्या, 3 पाइप है ना, 2 इनलेट 2 आउटलेट है, सॉरी 2 आउटलेट है और एक इनलेट पाइप है। ए और बी क्या है, भरे हुए टैंक को क्रमशः इतना मिनट में खाली कर सकता है, यानी 2 आउटलेट पाइप है और एक इनलेट पाइप है। तो होता क्या है, भरी टंकी को, यानी कि भरी हुई टंकी है, जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, यानी इनलेट पाइप को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ए को बंद कर दिया जाता है और उसके साथ क्या है, बी के साथ यानी कि सी को खोल दिया जाता है। ए बंद किया जाता है और सी को खोला जाता है बी के साथ। तो कहता है कि अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ए और बी और सी हमारा 3 जो है क्या है, पाइप है। ये क्या है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा आउटलेट है ना, ये आउटलेट है और ये हमारा पाइप क्या है, इनलेट है। यही सब चीज यहाँ पे ध्यान देना होता है पाइप एंड सिस्टर्न में, ठीक है। ये हमारा आउटलेट हो गया और ये हमारा इनलेट हो गया। अब चलिए, ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट, यानी कि ये क्या लेगा, 10 मिनट में पूरा खाली कर सकता है या तो ये 15 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। लेकिन सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी अगर भरना चाहे तो ये मात्र 12 मिनट में भर सकता है। आइए अब तीनों से हमको काम करवाना है, तो काम क्या करवाना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो 10 15 12 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60 भाग हमको भरवाना है या 60 टैंक भरवाना है, जो भी कहिए वो भरवाना है। तो 10 छके 60 इसका जो एफिशिएंसी 6, 15 चौके 60 इसका एफिशिएंसी 4, 12 पचे 60 इसका एफिशिएंसी 5। ये ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी 5 निकल रहा है इसका और 4 इसका 6। लेकिन है क्या, ये दोनों इनलेट आउटलेट पाइप है। आउटलेट का मतलब ये खाली करेगा, इसका जो एफिशिएंसी माइनस में आएगा और इसका एफिशिएंसी जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्या कर रहा है, जब टैंक पूरा भरा होता है, ध्यान दीजिएगा टैंक क्या है, हमारा टैंक जो है पूरा भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी में हम लोग धोखा खाते हैं, ठीक है। टैंक हमारा पूरा भरा हुआ है, उस स्थिति में क्या है, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। टैंक हमारा क्या है, ऑलरेडी भरा हुआ है और हमको जो है ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल देते हैं। तो 4 मिनट में ए और बी यानी कि खाली करने वाला जो है टैंक, खाली करने वाले पाइप को हम लोग खोल देते हैं। तो खाली करने वाले पाइप को खोलेंगे तो ए और बी का जो है इफिशियंसी हम लोग देखेंगे क्या होगा, 6 4 10, यानी कि ये क्या करेगा, -10 भाग खाली करेगा, है ना। -10 भाग खाली करेगा, कितना मिनट में खोले, तो 4 मिनट में, यानी कि 10 चौके 40, यानी -40 भाग, यानी कि 40 भाग हमारा ये क्या है, टैंक को खाली कर देगा। यानी कि इस तरह से स्थिति क्या बन जाएगा, 40 भाग खाली हो गया, तो इस तरह से हमारा टैंक इतना खाली हो गया, ठीक है। -40 भाग, तो यानी कि इसका माइनस का मतलब होता है 40 भाग खाली कर देगा, ठीक है, 40 भाग खाली कर देगा। अब कहता है कि उसके साथ केवल पाइप ए को, अब 4 मिनट खोलने के बाद फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर देने का मतलब है कि ये -6 भाग जो निकाल रहा था ये बंद हो जाएगा और उसी के साथ बंद करने के साथ सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। यानी सी को क्या है, बी के साथ, तो सी हमारा क्या है, भरने वाला है। तो ये 40 भाग खाली कर दिया, अब जो भरने वाला कौन खुल रहा है, बी के साथ सी, बी प्लस सी खोला जा रहा है। तो बी प्लस सी खोला जा रहा है तो क्या करेगा, बी जो है 4 भाग खाली करेगा और ये क्या है 5 भाग भरेगा। इस तरह से हमारा क्या 5 में से 4 जाएगा तो 1 भाग हमारा भरेगा।
ध्यान दीजिएगा, एक भाग भरेगा और तब कहता है कि खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय मिनट में लगेगा? तो क्या है हमारा टैंक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमारा टैंक ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, 60 भाग हमारा भरा हुआ था एक तरह से कहिए, ठीक है। और उसमें खाली ये किसने कितना कर दिया? 40 भाग, और यही 40 भाग को हमको भरवाना है। चूंकि टैंक तो ऑलरेडी खाली था, तो ये 60 हमारा क्या था? 60 भाग हमारा ऑलरेडी भरा हुआ था, तो 40 भाग खाली किया, यही 40 भाग जो है हमको भरवाना है किससे? बी और प्लस सी से। तो एक भाग जो है भर रहा है क्या? एक इकाई में या एक मिनट में। तो 40 भाग भरने में इसको कितना लगेगा? तो 40/1, अर्थात जो है हमारा क्या लग जाएगा? 40 मिनट का समय इसको भरने में लग जाएगा। यही 40 भाग भराना है, तो इस तरह से ऑप्शन जाएगा आपका डी। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए। छोटा हिसाब है लेकिन जो है बहुत काम की चीज है। ये क्वेश्चन अब अच्छा से पढ़िए, और अच्छा से पढ़ने के बाद ही सही से आप रिजल्ट दे पाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक या समझने में मिस्टेक किए तो आपका आंसर भी गलत चला जाएगा। चलिए, अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है ना। ये बेलन है एक, जो है खाली इस तरह का, है ना, ये बेलन है, और यहाँ मान के चलिए ये जो है ये आपका ठोस है, और इसी में पानी आपको भरना है। तो कहता है कि कितना पानी भरेगा। इसका मतलब है इसका आयतन यानी वॉल्यूम हमको चाहिए, है ना, इसका वॉल्यूम चाहिए, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन आप लोग जानते होंगे क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 7 मीटर गहराई, तो गहराई का मतलब है ये 7 मीटर यानी कि इसका ऊंचाई, ठीक है। और कहता है 20 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा कौन हो गया? यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ये हमारा त्रिज्या है, और 7 मीटर हमारा क्या है? ये गहराई है। तो एच का मान कितना है हमारे पास? 7 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो आयतन अब निकाल देंगे, आर का मान पता है और एच का मान पता है, तो आयतन निकाल दीजिए। तो आयतन हम लोग निकाल देंगे, तो 22/7 गुना आर का मान हमारे पास क्या आया? 20, तो 20 गुने 20, और एच का मान हमारे पास क्या है? 7। तो 7 से 7 खत्म, अब काट दिए, 22 दूना 44 दूना 88 गुना कर दीजिए। तो 88 पर 2 जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा? 8800 मीटर क्यूब, यानी कि हमारा 8800 वर्ग, ये क्या हो गया? घन मीटर, यानी उसमें 8800 घन मीटर अधिकतम पानी हम भर सकते हैं। ऑप्शन हमारा जो जाएगा ए नंबर, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम होता है। तो धनराशि की गणना करें। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि 10% वार्षिक रेट पर जो है 3.5 वर्ष के लिए कोई धन जमा किया गया, उसका जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज क्या होगा? 55 रुपया कम होगा, जो 9% 4.5 वर्षों के लिए जमा किया गया राशि है, ठीक है। तो यानी दोनों का ब्याज का डिफरेंट हमारे पास 55 रुपया दिया हुआ है। तो इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी लगा के कर सकते हैं। तो क्या है? 9% 4.5 वर्षों के लिए, तो हम पी मान लिए पी है, और हमारे पास 4.5% गुने 9/100, है ना। और ये क्या है? अधिक है 55 रुपया, तो कम कौन है? ये 3.5 वर्ष 10% के दर से, तो माइनस कर देंगे। तो ये पी गुने 3.5% गुने 10, 3.5 वर्ष गुने 10%/100, और ये दोनों का डिफरेंट हमारा निकल के आ गया 55 रुपया, है ना। दोनों का अंतर, ये अधिक है और ये कम है, कितने का? 55 रुपये का। ये हमारा हो गया। अब जो यहाँ से अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9×5 = 45, 9×4 = 36, और 4 = 40, 40.5, और ये क्या हो जाएगा? 35.0, है ना। अब पी रहने दीजिए, और इस 100 को इधर ले आते हैं, क्योंकि आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। 5500 हो गया। अब जो क्या करेंगे, देखिए ये 35×5 = 40, यानी कि पी बराबर, या पी गुने, ये क्या लिख सकते हैं? 35×5 = 40, यानी कि 5.5, ठीक है ना। 40.5 में 35 घटाएंगे तो 5.5 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 55 पे 00, ठीक है। इसलिए पी का मान अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 55
पर डबल जीरो बटे 5.5 गुने ये दशमलव हटा दीजिए तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 55 एकम 55, 1 पर 2 जीरो अर्थात 1 पर 3 जीरो, यानी कि हमारा रिजल्ट जो था 1000 रुपये। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 1000 रुपये था। ऑप्शन जो आपको जाएगा C4। चले, तो चीजें है क्या, इतना हम आपको लिख दे रहे हैं एक एक करके ताकि आप समझ सके, नहीं तो आसानी से आप जो है एक लाइन में भी इसको 1 से 2 लाइन में उड़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 35 देख 350 कर देंगे, 9 पचे 45 और कितना हो गया 9 पचे 45 यानी कि 40.5 ये लिखेंगे, है ना, और माइनस कर देंगे 35.5 और बराबर क्या हो जाएगा, ये 5500 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, वो आपके पास जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें सॉर्ट आउट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है? ये भी कैलकुलेशन है, इसमें है कुछ नहीं, आप जो है गुना भाग खाली इसमें करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत, तो 20.6 योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग 20.6 गुने 9 कर दीजिए, तो 9 छक 54 के 4, बाकी में 5, 5 के 5 और 9 दूना 18 के 18, यानी कि क्या हो जाएगा 185.4। ठीक है, योग क्या हो गया 9 संख्या का 185.4। अब कहता है 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, तो इसका भी योग हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 26.1 गुने 3 अर्थात 3 और 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7, यानी 26 तिया 78.3 हो गया। फिर अगला 3 का योग, तो अगला 3 का योग है 15.2 गुने 3 अर्थात 3 दूना 6 15 45 हो जाएगा। अब ये 3 संख्या ये भी है, 3 संख्या ये भी है, तो ये टोटल 6 हो गया और ये टोटल 9 संख्या है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, है ना, तो ये हमारा मिल जाएगा। ये 45.6 है, 6 3 9 के नहीं हो, 8 5 13 के 3, बाकी अंत में क्या हो गया 7 1 8 4 12, यानी 123 पॉइंट, ये क्या हो गया 123.9 हो गया। अब 123 पॉइंट इसमें से 9 घटा देते हैं, 123.9 घटा देंगे, तो घटाने के बाद 14 से 9 गया 5, है ना, और क्या बच गया, तो ये 4 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6, यानी 61.5। अब 61.5 क्या हुआ, तो 9 संख्या में से हमारा 9 संख्या में से 6 संख्या निकल गया, तो बच गया कितना, तो 3, तो भागा 3 दे देंगे, क्योंकि एवरेज ही पूछा जा रहा है लास्ट में 3 संख्याओं का औसत, तो 3 20 60, यानी 20 तिया 60 और 3 पचे 15, यानी 20.5 होगा एवरेज, यानी कि औसत जो हमारा निकलेगा 3 संख्या का 20.5, ऑप्शन बी। ये तो हुआ टोटल डिटेल करने का तरीका, लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए 20, अब ये सब हट 0.6 0.1 और 0.2 इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो 20 नमा 80 से 180 हो गया। ठीक है, 26 तिया 78, ये 78 हो गया। ठीक है, और 15 तिया 45, ये कितना हो गया, अब 15 तिया 45 सॉरी, 8 5 13 के 3 7 4 11 1 12, 123 हो गया। 123 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7 और ये कितना बच गया, 7 में से 2 गया 5, 19 तिया 57, या 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 57 क्या निकला, 3 संख्याओं का योग निकला, तो हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 19 तिया 57, यानी 19 हमारा एवरेज निकलेगा, है ना। और ये 0.6 0.1 0.2 है, तो इसका एवरेज थोड़ा सा 19 से अधिक होगा हमारा, तो 19 से अधिक जो थोड़ा होगा रिजल्ट हमारे पास 20.5 हो गया। तो इसको लमसम जो है आप गेस मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं, इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी किया जा सकता है। क्या करेंगे, 20 नवासिया से 180 हो गया, 26 तिया 78 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 123 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 57 निकलेगा। 57 में से जो है 3 से भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज जो आएगा 19 आएगा, और ये 0.6 है अधिक इसमें, इसलिए 19 से कुछ अधिक होगा, तो 19 से अधिक जो हमारा संख्या 20.5 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, 273 312 और 351 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान के बीच में होगा, किसके बीच में होगा x का मान, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का हम लोग महत्तम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 273 312 और 351 है। अब हम लोग जानते हैं कि महत्तम निकालने के लिए आप भाग विधि का उपयोग करें, लेकिन भाग विधि का उपयोग हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ डिफरेंट विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसमें
डिफरेंट निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे, तो क्या होगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9 और बाकी बच गया 10, 10 में से 7 गया 3, इसका दोनों का डिफरेंट कितना आया 39। अब देखिए आगे, अब इस दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंट क्या निकला, सेम 39, तो यही 39 हमारा मोसो हो जाएगा। ठीक है, ये मोसो हमारा क्या हो जाएगा, यही 39। ठीक है, यानी 39 से ये भी कटेगा, 39 से ये भी कटेगा और 39 से ये भी कटेगा। अधिकतर जो है ऐसा होता है कि डिफरेंट जो निकालेंगे वो मोसो लगभग हो ही जाएगा, नहीं तो फिर इसका भी डिफरेंट हम लोग लेते अगर नहीं आता तो। ठीक है, तो इस तरह से मोसो क्या होगा 39। अब देखिए ये क्या 39, 25 और 30 के बीच में आता है, नहीं आता है। ठीक है, 39, 35 और 40 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 40 और 45 के बीच में नहीं आएगा, 30 और 35 के बीच में नहीं आएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात में के रूप में व्यक्त करें। चलिए ये कुछ नहीं है, ये तो सभी से बनना चाहिए। क्या हो जाएगा 75/17 और परसेंट का मतलब 1/100। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100 अर्थात 3/68 अर्थात 3:68 अर्थात 3:68 ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य रुपये 1422 से घटाकर यानी 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही सही ज्ञात करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले छूट वो क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। तो हम लोग 1422 रुपया उसका कीमत था, लेकिन छूट देने के बाद उसका कीमत क्या हो गया 1264 रुपया। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 6 गया 5 और ये 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 158 रुपया हमको छूट दिया। तो 158 रुपया छूट कितने पे दिया 1422 पे, 1422 पे। और हमको चाहिए क्या परसेंटेज में, तो गुना 100 से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर काटना चाहते हैं तो एक बार काट दीजिए। 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 नमा 18, 2 सती 14, 1, 2 नमा 18। अब हमारे पास क्या आ गया 79/0/7 1 1। अब देखिए कि अब जो है हम लोग इसको भाग करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से देखिए ये 7 पर ये 900 है ना, तो 7 पर ये 3 जीरो उठा लेंगे यानी 7000 ले लेंगे और नीचे से 700 ले लेंगे। पूरा पूरी राउंड फिगर में जो आ रहा है 7 पर ये 711 है, तो ये 700 यहाँ से ले लिए, ये 7900 है तो यहाँ पे से 7000 ले लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 मरते भाग चला जाएगा, पूरा पूरी है ना, कट जाएगा। अर्थात अब जो है 900 यहाँ ऊपर है और 11 अधिक है, तो ये क्या होगा 10 से कुछ अधिक होगा। तो 10 से अधिक में जाने के मतलब सी ऑप्शन आप देख सकते हैं आसानी से, 10 से अधिक है तो सी ऑप्शन हम जो है आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें कुछ चीजें होता है जो कि आपको यहाँ पे सीखना जरूरी है कि ऑप्शन से भी आप रिजल्ट निकालेंगे। अब ये भाग देंगे तो भाग देने में आगे आपको एक 10-20 सेकंड का समय लग सकता है, तो वो 10-20 सेकंड बचा सकते हैं इस तरह से आप कैलकुलेशन करके। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा आसानी से हो जाएगा। और इसका हम आंसर बता दे रहे हैं आपका 7.2/5 यानी 7.2/5 इसका रिजल्ट होगा। ये आप जो है बोर्ड मास का अप्लाई कीजिएगा, बोर्ड मास ये बना करके हमको कमेंट करिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और इससे कुछ भी फायदा हो रहा हो तो शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जाता है ना। तो गोले से बनाया जाता है। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की क्या है संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बड़ा गोला यहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिए, बड़ा गोला का जो है आर क्यू बटे छोटे गोले का आर क्यू, बस और कुछ नहीं, है ना। तो आर क्यू यानी कि क्या हो जाएगा, ये होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन 4/3 दोनों जगह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे गोली की संख्या या जो भी पूछे गोली की संख्या बराबर बड़ी आर क्यू बटे छोटी आर क्यू, है ना। तो बड़ी आर क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे 18 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। इसका क्यूब कर दीजिए और इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो गोले का आयतन तो 9 नमा 81 नमा 729 अब बटे 1 होगा, तो 1 का मतलब कुछ नहीं
यानी 1 से भाग देंगे तो 729 आएगा, तो हमारे पास 729 गोली बनेगा, है ना। यहाँ क्या है, ये व्यास है, ध्यान दीजिएगा, हमको रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो इसलिए इस दोनों व्यास है, तो इसको हम लोग आधा कर दिया, 18 का आधा 9 और 2 का आधा 1, 9 का क्यूब यानी 729 बटे 1, 1 से भाग देंगे तो 729 ही आएगा। तो इस तरह से टोटल गोली की संख्या हमारे पास 729 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे। शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करें। देखिए ये भी कैलकुलेशन का ही हिसाब है ना। तो 100 छात्र का जो है अंक क्या हो जाएगा, 80 था, तो योग हमारे पास क्या हो जाएगा, 8000, है ना। 8 पर 3 जीरो 8000 हो गया। और 15 छात्र का 84, है ना, और नीचे 15 छात्र का 74, तो 15 15 30 छात्र, तो 30 छात्र का हम लोग योग निकाल लेते हैं, है ना। 30 छात्र का योग तो बराबर क्या हो जाएगा, 15 से गुना कर दिए, 15 चौके 60 के जीरो, बाकी में 6, 15 रोटी 20, 20 120, 6 126, 1260 और 15 चौके 60 के जीरो, बाकी में 6, 15 सती 75 से 105 और 6 111, यानी इतना हो गया। अब ये दोनों जोड़ दिए, जीरो जीरो, 6 1 7 के 7, 2 1 3 के तीनों, 2 के 2, 2370। अब ये टोटल 8000 है और 30 छात्र का 2370 है, तो ये हम क्या करेंगे, 8000 माइनस 2370 कर देंगे, और 30 छात्र यानी 100 में से 30 निकल जाएगा, तो बाकी बचे छात्रों का ये औसत हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो जीरो के जीरो, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 3 गया 6, बाकी बच गया 7 में से 2 गया 5, बराबर 70, है ना। तो ये काट दीजिए, 7 8 56, और क्या बच जाएगा, 7 8 56, तो जीरो उतारेंगे, 3 में भाग लगेगा नहीं, और 7 चौके 28 2 30, है ना, 7 चौके 28 2 30, और फिर बच जाएगा 2, 2 पे जीरो हो जाएगा, 7 9 14 7 21, यानी कि 80.42, ये ऑप्शन इसका गलत है। तो बच जाएगा हमारा परसेंट, जो एवरेज औसत आएगा 80.42, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 80.42। चलिए अगला क्वेश्चन है। आइए, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का और पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग संख्या को देख लेते हैं, क्या है रिलेशन संख्या में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तीन संख्या इस प्रकार, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दोनों का कंपैरिजन तीसरी संख्या से किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का कंपैरिजन क्या है, तीसरी संख्या से है, तो तीसरी संख्या को मान लिया जाए 100 है। ठीक है, तो क्या होगा, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक, तो पहली संख्या 30% अधिक यानी 130, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम, यानी तीसरी से 40% कम का मतलब 60। यही हमारा तीनों संख्या है। अब इसका रेशियो हम लोग बना दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 13 6 10 के रेशियो में आ गया। तो पूछता है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, तो से क्या है, तो से का मतलब पहली और दूसरी संख्या के योग से, तो किसका अनुपात, तो पहली संख्या का, तो पहली संख्या हमारे पास 13 है, और किससे, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या के योग, तो योग का मतलब जोड़, दूसरी संख्या यानी 6, तो इसका मतलब हो गया कि यही रेशियो है 13:19, अर्थात ऑप्शन आपका जो जाएगा ए नंबर 13:19। तो चीजें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86 रुपये 40 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, 4 साल तक जो है वृद्धि होगा, है ना।
तो चलिए, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर, यानी तीसरा और चौथा इसका डिफरेंट जो दिया हुआ है, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का डिफरेंट आपके पास दिया हुआ है 86 रुपया 40 पैसा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए पहले वर्ष में वस्तु का कीमत 100 रुपया हो, तो दूसरे वर्ष में 20% बढ़ेगा तो 120 रुपया हो जाएगा, है ना। और 120 का फिर 20% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 120 का 20% अगर निकालेंगे तो 120 का 20% फिर बढ़ना, यानी 120/100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बरबरे 44 से, यानी 144 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 144 का हम लोग क्या करेंगे, 20% निकाल देंगे, है ना। 144 का फिर 20% हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए जरा, 20%, है ना। तो एक से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब चूंकि साफ कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 14 28, यानी कि एक अंक के बाद जो 120, सॉरी, है ना, यहाँ पे 144 का जो है हम लोग क्या करेंगे, 144 का 20% अधिक, यानी कि 120/100 करेंगे, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 12 चौक 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 12 चौक 48, 4 52 के 2, बाकी हाथ में 5, 12 का 12, 5 17, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 172 रुपया 80 पैसा, ठीक है। ये हमारा 172 रुपया 8 पैसा या 80 पैसा, जो भी कह सकते हैं, ये हमारा 172 रुपया 8 पैसा नहीं, ये 80 पैसा है ना। दशमलव के बाद एक जीरो लगेगा और तो 80 पैसा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 100 रुपया पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा 120 रुपया, तीसरे वर्ष में बढ़ा 144 रुपया, लास्ट 4 वर्ष में बढ़ा, चौथे वर्ष में बढ़ा तो 172 रुपया 80 पैसा। तो पूछता है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या थी। अब ये दोनों का डिफरेंट आपके पास दिया हुआ है ना, ये दोनों का डिफरेंट क्या है, वास्तव में 46 रुपया 40 पैसा, लेकिन यहां से डिफरेंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, है ना। और 12 में से 4 जाएगा 8, बाकी बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 28 रुपया 80 पैसा यहां से डिफरेंट, या रेशियो बना लीजिए या जो भी कहिए, 28 रुपया 80 पैसा यहां से डिफरेंट, लेकिन वास्तव में हमारा डिफरेंट क्या है, 86 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अब चलिए, तो पूछा क्या जा रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरे वर्ष के अंत में यानी दूसरे वर्ष के अंत में यानी 120 का मान हमको चाहिए। तो एक का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 86 रुपया 40 पैसा बटे 28.80, 28.80, ठीक है। अब 120, तो 120 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 आकर के गुना में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये दशमलव दोनों जगह है, दोनों जगह दशमलव खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब जो है देखिए क्या होता है, अगर नहीं तो हम 2 से काटते हैं, या आप जो है डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन चलिए जैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं उस तरह से करते हैं। तो 4 से काटते हैं, 4 सते 28, 4 दूनी 8, है ना। और ये 4 से इसको भी काट दिए, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 6, 4 6 24। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, है ना, 3 दूना 6, 3 सती 21, 12 तिया 36, अर्थात हमारा जो दूसरे वर्ष के अंत में जो हमारा धन था वो 360 रुपया, टोटल कीमत जो हमारा 360 रुपया था। तो 360 ऑप्शन जो आपका जाएगा डी। चूंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप वो अपने तरीके से कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अगले क्वेश्चन, 6 कमीजों के अंकित मूल्य रुपये 8,400 पर 12.5% की छूट है, तो रुपये 4,900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है। यानी क्या है, 6 कमीज का अंकित मूल्य 8,400 रुपये है ना, और उस पर 12.5% की हमको छूट मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 कमीज, तो एक कमीज का मूल्य क्या हो, 14 छक 84, यानी 1400 रुपया, है ना। एक कमीज का जो अंकित मूल्य हमारा हो गया 1400 रुपया। अब चलिए, तो 1400 रुपया पे जो है 12.5% की छूट दी जा रही है। तो 1400 रुपया में 12.5% की छूट, तो 12.5% का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/8 होगा, है ना। और 1/8 कैसे होता है, तो ये आप लोग याद रखिए इस डाटा को, 12.5 बटे ये परसेंट का मतलब होता है 100, और ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो जीरो उतर जाएगा, है ना। यहाँ पे परसेंट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये काटिएगा तो 8 मरते कट जाएगा, या 25 से भी काटिएगा, 25 पचे 25, 25 चौके 100, है ना। अब 40 हो जाएगा, 1/40, इस तरह से 1/8 आएगा इसका मान, इसका वैल्यू 1/8 आ गया। तो क्या है, 12.5% की छूट, तो इसका मतलब हुआ कि 8 में से 1 रुपया छूट, यानी कि 7 रुपया, यानी कि 8 की चीज हमको 7 में मिल रहा है। तो 1400 की चीज हमको कितना में मिलेगा, तो 1400 की चीज हमको मिलेगा 7/8 में, है ना। तो इसको काट दीजिए, तो 8 एकम 8, और क्या हो जाएगा, 6 14, 8 सते 56, 4 7, 8 पचे 40, 175 गुने 7 रुपये में वो हमको जो है
क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि उस चीज का जो विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 12.5% छूट देने के बाद 1400 रुपये का कमीज इतना में हमको मिल जाएगा। ठीक है, और इतना में मिल जाएगा तो हमको खर्च कितना करना है, 4900 रुपये, यानी इतना में एक कमीज हमको मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इतना में एक कमीज, तो हमको खर्च कितना करना है, 4900 रुपये, 4900, तो 4900 अब भाग एक कमीज का दाम इतना है, तो 175 गुने 7। अब जो है यहां से कर दीजिए, आप जो है आसानी से निकल जाएगा, 7 सते 49, है ना, और ये 7 पर 2 जीरो। अब ये काटिए, 25 से 25 सते 75 से, अब 25 दूना 50, ठीक है, और 25 दूना 50, 10 60 70 20 रह गया, 200, 25 अठे 200, 7 चौके 28, अर्थात हमारे पास क्या रहेगा, मिलेगा 4 कमीज। हम जो है 4900 में 4 कमीज हम लोग खरीद सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा डी। चीजें आप समझ गए होंगे क्या है, 12.5%। 12.5% का जो मतलब होता है, एक फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8, 1/8 का मतलब 8 रुपये घटाओ 1 रुपये, यानी 7 रुपये, यानी 8 की चीज हमको 7 रुपये में मिल रही है। तो 6 कमीज का मूल्य 8400 रुपया, तो एक कमीज का मूल्य हमारा 1400 रुपया होगा, तो 1400 गुने 7/8 कर दिए, तो ये 175 गुने 7 आ गया रुपया, ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इतना मतलब जो है हमारा 7 रुपये में कितना का मिला, 8 रुपये का चीज है ना, तो 1400 का चीज, तो 1400 गुने 7/8 कर देंगे, तो ये इतना रुपया हमारा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी जो दुकानदार का विक्रय मूल्य और लेकिन जो खरीदेगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इतना में एक कमीज, तो हमको खर्च कितना करना है, 4900 रुपये, तो 4900 में एक कमीज का मूल्य इतना, तो बटे इतना कर देंगे, तो इतना से काट कूट कीजिएगा, तो 4 कमीज, अर्थात हमारा ऑप्शन डी, यानी 4900 रुपये में आप जो खरीदना चाहेंगे तो 4 कमीज आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है। देखिए, यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 5:6 हो तो x का मान इसमें कौन सा होगा या किसके बराबर है। चलिए, ये कुछ नहीं है, 0.25 रेशियो का मतलब होता है बटे बटे x कर देंगे सब, और प्रोपोर्शन यानी समानुपात का मतलब होता है बराबर, 5/6 कर दीजिए। ये दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ गुना में 100 आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, अब जो है काट कूट करना चाहते हैं और तो काट दीजिए, नहीं तो x बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो x उधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा, 6 बटे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब एक बार और काट दीजिए, 2 दहे 20, 2 तिया 6, अर्थात 3/10, और 3/10 का मतलब हो गया 0, एक अंक के एक जीरो है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, है ना, एक अंक के बाद दशमलव हो गया क्या, 10 तिया 30, यानी 0 पॉइंट, हमारा मान क्या हो गया 0.3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समावर्तक 6 है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। आइए अब देखते हैं, 4, 3 और 7, अगर इसका मोसो देखा जाए तो क्या होगा, 4, 3, 7 का मोसो 1 होगा, है ना, यानी 1 के बराबर क्या है, महत्तम समावर्तक बराबर 6 दिया हुआ है ना। तो अब जो है इन तीनों संख्याओं का योग, योग का मतलब 4, 3, 7, 7 14, योग का मतलब हो गया 4 + 3 + 7, ये क्या हो गया 14, यानी बराबर 14, यानी 14 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 के बराबर 14 गुना 6 यानी 84। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 का निवेश किया, 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में किया गया, यानी फिक्स डिपॉजिट किया, सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। यानी क्या है, श्री गुप्ता जो है क्या करता है, 50,000 रुपये जमा करता है 1 वर्ष के लिए, और रेट क्या है 8% है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि है, और ब्याज जो है वार्षिक न होकर के अर्धवार्षिक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सावधि जमा कर रहा है और ये अर्धवार्षिक जमा कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक में हमारा रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 8% है तो ये हमारा 4% हो जाएगा, है ना, और टाइम 1 वर्ष के लिए है तो समय हमारा क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 2 यानी कि 2 वर्ष। अब जो है इस पर जो है उसका सावधि जमा की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी, यानी ये हमारा खोजा क्या जा रहा है, अमाउंट का मान खोजा जा रहा है। अमाउंट क्या होगा ये आपको बताना है, अमाउंट मींस मिश्रधन, यानी मूलधन और ब्याज जोड़ करके आपको बताना है कि क्या मिलेगा। तो चलिए अब इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, यानी रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, या सीआई परसेंट भी निकाल के बना सकते हैं, दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए हम जो है रेशियो मेथड ले लेते हैं। तो 4% का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/25,
और 25 से हमारा धन क्या हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है, यानी 26 और 26/25। और इस तरह से होगा कितने दिनों तक, 26 से हमारा धन हो जा मतलब 25, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 25 से धन हमारा क्या हो जा रहा है 26, और ये कितने दिनों तक होगा, तो 2 वर्षों तक। समय हमारा 2 हो गया, तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, अर्थात ये रेशियो में लेंगे तो 25 से 625 और 26 से 676, ये हमारा हो गया 625 से 676। लेकिन वास्तविक में आपका धन कितना है, 50,000। तो 50,000 का तुलना हम लोग जो है मूलधन है ये हमारा, तो मूलधन से कर देंगे 625, और हमको चाहिए क्या, मिश्र धन, तो गुने 676, ये कर दीजिए। अब काट दीजिए, 25 25 से 25, 25 से 625, अब 25 दूना 50, 2 पर 3 जीरो, ठीक है। ये 25 से फिर कट जाएगा, 25 अठे 280, और अब इसको गुना कर दीजिए, तो जीरो 8 छक 48 के 8, बाकियत में 4, 8 सत्ते 56, 4 60 के जीरो, बाकियत में 6, 8 छक 48, 54, यानी 54,080। इसका मतलब 54,080 ऑप्शन आपका जाएगा बी। इतना रुपया उसको लास्ट में मिलेगा, यानी 50,000 जमा किया तो 54,080 रुपया उसको मिला, यानी 4,080 रुपया उसको जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो इस तरह से चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने जो है प्रीवियस ईयर सभी 2021 एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और जो है लाइक अवश्य कीजिए। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।